नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश और आज मेरे साथ हैं रत्न शारदा जी। देश के जाने माने पत्रकार हैं और ऑथर हैं। खासतौर पे आरएसएस पे और आरएसएस से जुड़े राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर इनकी गहरी पकड़ है। रत्न जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। नमस्कार अभिनव जी। नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं। आरएसएस ने पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि काफी परिवर्तन आया है काफी चीजों में। संघ परिवार से जुड़ी पार्टी सत्ता में आई है तो उसका भी एक असर पड़ता है संगठन पे, उसके दायरे पे और उसके प्रायोरिटीज पे भी असर पड़ता है। तो पिछले 10 साल में अगर हम संघ की बात करें तो संघ में क्या बदलाव आया है, क्या ट्रेजेक्टरी रही है और संघ स्वयं 10 सालों को कैसे देखता है? एक तो जो आपने कहा पिछले दशक का, तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो मैं कहूंगा कि 2008 से लेकर अगर हम देखें तो वास्तव में बड़े परिवर्तन आए हैं। 2008 सबसे चैलेंजिंग वर्ष था जब बहुत सीरियस तौर पे संघ के ऊपर टेररिज्म के इल्जाम लगाए गए। यानी 1948 के बाद में सबसे सीरियस फेक चार्जेस जो लगे वो 2008 के आसपास। टेररिज्म के चार्ज, सेफ्रन टेरर, हिंदू टेरर, ये सब नाम पे बहुत कुछ चल रहा था। मेरी पहली किताब शिक्षा आरएसएस उस समय रिलीज हुई तो पब्लिशर के कहने पर मैंने दिल्ली में नितिन गडकरी से बुक रिलीज कराई और वहां पर एक बहुत वरिष्ठ विचारक आए हुए थे जो इस सेफ्रन टेरर के चक्कर में कई इंक्वायरीज में गए थे और मैं उनको देख रहा था कि किस प्रकार से दुख हो रहा था मुझे, किस प्रकार से देश के लिए अपना जीवन देने वाले लोगों के साथ में दुर्व्यवहार होता है। और मेरी किताब में मैंने बड़ा जम के भी उस समय इन सब बातों का विरोध किया था। और वो जो एक दौर था उसके कारण जो एक तरफ प्रतिष्ठा को जो काम करने में प्रेशर आना था उसको छोड़कर एक अलग ही कुछ हुआ। इंटरनेट के कारण लोगों ने खोजना शुरू किया कि संघ ऐसा टेरर क्या करता है और बहुत बड़े स्तर पर संघ के अंदर संघ को जानने की इच्छा और नेट के कारण हिंदुत्व को जानने की इच्छा वाले लोग निकले। तरुण लोगों को संघ में आने की इच्छा हुई और जो ज्वाइन आरएसएस का बटन था rss.org, जो कि बहुत बढ़िया वेबसाइट नहीं मान सकते हम, लेकिन वहां पर आया और धीरे धीरे लाखों तरुणों ने उसके अंदर ज्वाइन करने के लिए खुद को पेश किया। तो एक उसके बाद एक नया एक बदल आया कि जो तब तक केवल शाखा से स्वयंसेवक निकलते थे, बाल से लेकर तरुण और वहां से आगे कार्यकर्ता या अन्य संगठनों में जाना, उसकी बजाय सोच समझकर विचार करके पढ़कर संघ में आने वालों की संख्या जो जिसको हम कहते हैं लेटरली बड़ी उम्र में, क्योंकि बड़ी उम्र में अगर हम माने संघ के जाने माने लोग तो एक तो गुरुजी खुद थे जो लगभग 30 साल की उम्र में संघ में आए। उसके पहले संघ उनको पता था लेकिन वो बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। उसके बाद देखें तो रज्जू भैया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, ये एमएससी करते करते संघ में 1942 में। वरना अधिकतर जो भी कार्यकर्ता है वो बचपन से कहीं यंग एज में शाखा में आए, बाल थे आए और उसी में पड़े हुए। तो एक नया एक परिवर्तन आया कि तरुण डायरेक्ट उसमें आने लग गए, महिलाएं भी उसमें इंटरेस्ट लेने लग गई, अलग अलग संगठनों में जाने लग गई। तो एक मल्टीपल विस्तार उसके बाद में शुरू हुआ। और जो बड़ा बदल हम देखते हैं कि लगातार जो विस्तार हुआ और उसके बाद 2014 के बाद में मोदी जी के आने के बाद में और ज्यादा इंटरेस्ट संघ के बारे में लोगों के मन में जागा। कुछ लोगों के मन में पॉलिटिकल इच्छाएं थी, इसलिए उनको लगा संघ इज अ गुड एंट्री पॉइंट। पर ऐसे लोग कम थे, ज्यादा सीरियस लोग थे जो कुछ करना चाहते थे। तो संघ का जो एक फॉर्मल शाखा तक एक दायरा था, वो शाखा के बाहर भी संघ जो था लेकिन इतना बड़ा नहीं था, उसका बहुत बड़ा एक विस्तार हो गया जो इनफॉर्मल शाखा हम कह सकते हैं। जैसे अभी किताब लिखी राहुल रोशन ने, संघी नेवर वेंट टू शाखा, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में संघी नेवर वेंट टू शाखा एक नया एक वर्ग खड़ा हो गया और अलग अलग स्थानों पे जो संघ के काम चलते थे बहुत ज्यादा फैलने लग गए और अलग अलग संस्थाओं से लोग जुड़ने लग गए। और सेवा करे तो बड़े ही थे, सेवा करे तो बड़े ही रहते, लेकिन इस प्रकार से हिंदुत्व और संघ से प्रेरित होकर काम करने वालों की संख्या बढ़ी। इसमें बड़ा बदल मांगता हूं कि जिस प्रकार से सेफ्रन टेरर वगैरह लेकर संघ को बैन करो, राहुल गांधी की स्टेटमेंट लगातार आती रहते हैं अस्त व्यस्त मूर्खतापूर्ण, लेकिन उसके ऊपर ऐसा हुआ कि ये पहली बार हुआ कि संघ आइसोलेटेड नहीं था। बहुत सारे तरुण जिनका संघ से कोई संबंध नहीं था और बहुत सारे बौद्धिक लोग, इंटेलेक्चुअल लोग उसके अंदर संघ को प्रोटेक्ट करने और संघ के बारे में बात करने और संघ के विचार और हिंदुत्व की बात करने वाले लोग खड़े हुए। तो मैं मान सकता हूं कि जो पहले कभी संघ के अधिकारी कहते थे कि संघ में समाज होना है, संघ इज नॉट अ संगठन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, समाज यानी संघ समाज के अंदर संगठन है, समाज का संगठन है। तो हम जब तरुण थे हमको ऐसा दिखता नहीं था, हमको लगता है बड़ी बड़ी आइडियल बातें करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं।
लेकिन पिछले दशक में बड़े स्तर पर मैं कह सकता हूँ कि संघ ये समाज का एक बन गया संगठन, और चाहे लोग शाखा में आए ना आए, लेकिन संघ को देखने का दृष्टिकोण लोगों का बदल गया, तो उसका व्याप बहुत बढ़ गया। आगे आप आते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली क्या असर पड़ा। मैं तो संघ के अलग अलग कामों में बहुत साल जुड़ा रहा हूँ, उन दिनों में भी जुड़ा हुआ था, और मैंने ये देखा, अगर आप आश्चर्य करेंगे, संघ की बैठकों में आप जाएंगे तो पॉलिटिक्स की बहुत ही कम बात होती है। संघ के विस्तार की वही मेहनत है, वही काम है, व्यक्ति निर्माण का काम है, लोगों से लोगों को जोड़ने का काम है, वो बदल ही नहीं सकता। आप मॉडर्न साधन का उपयोग करके सूचनाएं दे सकते हो, लोगों को अपने विचार बता सकते हो, लेकिन व्यक्ति निर्माण, लोगों को मैदान में लाना और उनको साथ में ट्रेन करना, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, उसके लिए तैयार करने वाले शिक्षक होना। तो जितनी तेजी से संघ का प्रभाव बढ़ रहा है, उतनी तेजी से शिक्षक बढ़ नहीं सकते, उतनी तेजी से अधिकारी तो बढ़ नहीं सकते जो उनको सिखाएंगे। तो एक तरह का मैं कैसा बॉटलनेक भी इसमें मान सकता हूँ कि लोग आने को तैयार है। मैं कहा करता था कई बार अपने बातों में, जब मैं मिलते शाखाओं में जाके और विषय रखता था, कि ऐसा है कि इतनी तेजी से बारिश आती है, तो अगर बांध ना हो खेतों के अंदर तो पानी सारा बह जाता है। ऐसी परिस्थिति आ गई थी और है भी है कि लोग करना चाहते हैं, उनको काम देने वाले लोग और उनको शाखा के अंदर उनको जोड़ने वाले लोग कम मिलते हैं। लोग सामने से आकर बोलते हैं, एक दूसरा ही बर्तन। प्रायोरिटी संघ की कोई बदली नहीं है। जो हम देखते हैं चित्र, जो भी लेखक भी लिखते हैं, अधिकतर मैंने देखा है कि सेंसेशनलिज्म के लिए या अपनी बिक्री के लिए संघ के हर काम को राजनीति से जोड़ते हैं, जो कि संघ को देखने का एक बहुत अधूरा नजरिया है। गुरुजी से लेकर आज तक ये कहा गया है कि संघ, पॉलिटिक्स इज जस्ट पार्ट ऑफ सोशल लाइफ। पॉलिटिक्स से सब कुछ होगा नहीं। डेमोक्रेसी में हर संस्था को, हर नागरिक को काम करना पड़ता है, और विचार आज भी बदला नहीं है। ये हुआ है कि बीजेपी संघ से जुड़ी हुई संगठन है, संघ के लोग उसमें हैं, तो अपेक्षा है संघ से कि शायद संघ उनको बैक सीट, फ्रंट सीट ड्राइविंग करता होगा, वो लोग संघ की सुनते होंगे और संघ दिन रात उनके ऑफिस में बैठे उनको गाइड करते होंगे। ये जरा एक तस्वीर गलत है। और रिकमेंडेशन संघ दे सकता है, लेकिन संघ का जो एक बहुत ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर नए नए संगठन और अक्रॉस द अम्ब्रेला, यानी एक तरफ भारतीय मजदूर संघ है, एक तरफ लघु उद्योग भारती है, और इस पर अगर एक तरफ वनवासी क्षेत्र है, एक तरफ शहरी काम है, ये सारे लोग एक छतरी के नीचे आना और बिना संघर्ष एक दूसरे से किए हुए काम करना है, जो चैलेंज है उसको संघ कर चुका है। उसका मेन कारण है कि जो जिस दायरे में काम करता है उसको समझकर, उसको एक मान्यता देकर उसकी बात सुनना, और जहां हो सके सहयोग करना, जहां नहीं बात चलती उनकी अपनी, उनको अपनी बात करने देना। ये छूट है संघ में। इसके कारण अगर कहें कि संघ की प्रायोरिटी बदली है, गलत है। अगर हम कहें कि संघ का बीजेपी के आने के कारण फर्क पड़ा है, यही पड़ा है कि अब गालियां ज्यादा पड़ती हैं। ये मैं कह सकता हूँ। यानी जिसको संघ को, जो बीजेपी को गाली देने को डरता है कि शायद कल को बीजेपी में नंबर आ जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए, वो संघ को गालियां देता है। नीति बीजेपी की, गालियां संघ को। तो ये एक जो विचित्र एक हुआ है कि अल्ट्रा हिंदुत्व के भी बहुत सारे विद्वान आए हैं जो कि हिंदुत्व की खेती पर अपनी खेती कर रहे हैं, जो कि 90 साल की मेहनत से जमीन तैयार हुई है, जिसके कारण आम समाज हिंदुत्व के विचार को स्वीकार करता है, उसकी बात करने को तैयार है और उसके बारे में अच्छी नजर से देखता है। उसका उपयोग करते हुए संघ से भी उत्तम हम हैं, ऐसा कहने वाले लोग भी खड़े हुए। पहले नहीं थे, ऐसा नहीं था। किसी जमाने में स्वतंत्र सावरकर ने कहा था कि संघ लोगों का अचार डालता है। तो ये सावरकर बहुत डायनामिक थे, बहुत तेजी से काम करना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे इतने इंटेलेक्चुअल पावरफुल व्यक्ति और इतने स्पष्ट विचार के व्यक्ति भी संगठन खड़ा नहीं कर पाया। संगठन खड़ा करने के लिए जो व्यक्ति को जोड़ने की जो पेशेंस है, वो शायद नहीं रही होगी, या उसकी कला उनके ऐसे लोगों की नहीं रही होगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम बहुत आदर करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत सावरकर के हम भी है, लेकिन एक आपने एज ए सोशल साइंटिस्ट पूछा, तो एज ए सोशल साइंटिस्ट मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। और ये बात जब सावरकर जी को समझ में आ गई तो उनके मन में बहुत आदर जागा संघ के काम के प्रति। और एक बार तो अपनी जिद से अपने आप बंबई से पूना गए, वहां कैंप था, लोगों ने आपको बुलाया था, नहीं बोले घर में जाने के लिए क्या बुलाना पड़ता है। और उनका बड़ा सुंदर भाषण है वहां पर, और उन्होंने कहा किस प्रकार से, जो मैंने आपको खेती की बात की, ऐसे कोई मिलता जुलता उन्होंने उसमें विषय रखा था, और उन्होंने गर्व से कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, काश ऐसे काम और हो पाते, और यही सही रास्ता है। और इतना ही नहीं, तो अभिनव भारत का जब उन्होंने रेजोल्यूशन किया 1952 के आसपास शायद, उसके अंदर उन्होंने परम पूज्य गुरुजी को स्पेशली बुलाया कि आप भी उस कार्यक्रम में आइए। तो इस प्रकार से ये जो है संघ स्लो है। ये अभी नाथुराम गोडसे भी संघ से बाहर निकला था कि संघ तो बड़ा सॉफ्ट है, संघ तो सौम्य है, और आज भी संघ को सौम्य कहते हैं। जिस समय संघ 1947 में पार्टीशन के समय
हाथ में हथियार लेके स्वयं कश्मीर से लेकर पंजाब से सिंध तक लड़े और अपने लोगों को बचाकर लाए, महिलाओं को बचाकर लाए, उनके लिए काम किया, उसका जो अच्छा परिणाम, एक अच्छा इनाम दिया कांग्रेस ने, उस बैन और सब गांधी जी के नाम पर लांछन वगैरह, और उस समय भी ये था, और उस समय भी लोग बाहर जाते थे। आज अभी वो पार्टीशन का माहौल नहीं है, तब भी लोग बोलते संघ नरम है। तो संघ के काम करने के आयाम बदलते हैं, संघ के काम करने के तरीके में थोड़े बहुत समाज के परिवर्तन साथ होते हैं। आप तो समाज के लोग हैं ना संघ में। अगर उस समय आजादी के समय मिलिट्रिस्टिक अप्रोच था संघ का, और गणवेश और बहुत ज्यादा अनुशासन वगैरह वगैरह, धीरे धीरे मेरे देखते देखते, मैं तो 1960-62 के बाद शाखा में बच्चे के नाते जाना शुरू किया था, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आया, क्योंकि समाज में भी परिवर्तन आया, चाहे कड़क अनुशासन से लेना चाहे तो भी नहीं होता। तो और अभी समाज के अंदर इतने तो वर्ग के लोग आने लग गए, अगर नए नए लोग आएंगे, बिजनेसमैन आएगा, उसकी अपनी आदतें सब है, तो आप सच के संघ में आकर बिल्कुल बदल जाएगा। बदलते हैं लोग, समय लगता है, कभी भी व्यक्ति को बदलने में समय लगता है, संघ समझता है। इसी प्रकार समाज के संगठन में हर प्रकार के एलिमेंट को साथ में लेके चलना पड़ता है, ये भी समझता है। तो परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, लेकिन वो जैसे मैंने ऐसे उसके अलग अलग दायरे हैं, उसको अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। और जो जैसा करना चाहिए, जो संघ नहीं कर पाता, मैं हमेशा कहता हूँ वो जरूर करे। संघ इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि उसके अंदर कोई भी एक विषय लेने के लिए बहुत समय लगता है उसको नीचे तक पहुंचाने में, उसकी मान्यता करने में, क्योंकि कंसेंसस बिल्डिंग संघ की एक बहुत बड़ी स्किल है, जिसके कारण आज तक संघ टूटा नहीं और संघ में बिखराव आया नहीं। तो कंसेंसस बिल्डिंग में समय भी जाता है। जो उसके बाहर अपने स्तर पे काम करना चाहता है उसका स्वागत है, उससे बाहर उससे अधिक भी काम करे स्वागत है। आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, उससे अलग कर सकते हैं, जो संघ नहीं कर रहा उसका भी स्वागत है। तो दिस इज द थिंग दैट हैज हैपेंड। और जहां तक अब मेरा ख्याल है ये आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ, लंबा हो गया लेकिन ठीक। लेकिन रत्न जी, मैं आपसे ये, आपने दो बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। आपने कहा कि एक नया तबका तैयार हुआ है, संघीज हु नेवर वेंट टू शाखा। तो ये जो संघी हैं जो शाखा में कभी नहीं गए, उनके साथ संघ का क्या इंटरेक्शन है? उनको क्या एंगेज करने की कोई आउटरीच है, कोई स्कीम है या कोई प्रयास है? उनसे कैसे रिश्ता मेंटेन रहता है? और दूसरी बात कि आपने बोला कि राजनीति छोटा हिस्सा है संघ का, लेकिन हमने देखा है कि संघ के कई शीर्ष पदाधिकारियों ने इस बात को बोला है कि राजनीति से थोड़ा बच के रहें। जो कार्यकर्ता हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वो थोड़ा दूरी बना के रहें, पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाए। सो मतलब कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो आ ही रहा है, एक पुल फैक्टर तो आ ही रहा है स्वयंसेवकों पे भी राजनीति के कारण। तो इन दोनों पे आपका क्या विचार है? बिल्कुल, देखिए जहां तक नॉन शाखा कोई संघी है वो शाखा पर आए, वो शाखा को नजदीक से देखें, शाखा को समझें कि किस प्रकार से व्यक्ति निर्माण होता है, कितना पेशेंस का ये काम है, और उसमें जुड़े तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो संघ को समझ के बाहर काम करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदुत्व का अधूरा समझते हैं, केवल एक समझते हैं कि जो सावरकर जी ने कहा वही हिंदुत्व है और वही संघ मानता है। संघ के गुरुजी सावरकर ऐसे भी कहने वाले अच्छे भाव के साथ भी लोग हैं, जो भी है। तो संघ को बाहर से देख के जो उसमें एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति को असाधारण कर्तृत्व के लिए तैयार किया जाता है, ये जो क्वालिटी है, ये नॉन संघियों को शाखा में आकर ही देखनी मिलती है, क्लोज इंटरेक्शन से ही देखनी मिलती है। इसके लिए हमारा आग्रह रहता है कि संघ में कभी न शाखा में आए, बैठकों में आए, और ये काम किस प्रकार होता है समझे। तो एक उनके अंदर जो एक नेचुरली, क्योंकि जो वातावरण है, जिस तरह से उतावला वातावरण है, जिस प्रकार से सारा एक जहरीला वातावरण है, उनके अंदर भी उतावलापन है। तो उनको ये देखना जरूरी है कि व्यक्ति निर्माण किस प्रकार होता है, किस प्रकार स्वभाव बदलते हैं, किस प्रकार से ये सारा होता है। तो उनको मिलना, उनको अपने बारे में बताना, उसके बाद अपने विषय समझाना, उनसे लिटरेचर एक्सचेंज करना, उनको अपने कार्यक्रम बुलाने का प्रयत्न करना, चलता ही है। जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनसे भी संपर्क करना। तो संपर्क करना ये मेजर इश्यू होता है, और उनको उनकी बात सुनना, वो क्या समझते हैं कि सही नहीं हो रहा, क्या होना चाहिए, उसमें जो कुछ होगा उसको अपनाने की कोशिश करना, ऐसे एक रेगुलर प्रयत्न चलता है। और जैसे मैंने कहा कि इतने अधिक संख्या में लोग जुड़ रहे हैं कि शायद हम उन तक पहुंचने में, उनको पूरा संपर्क करने में कहीं कम पड़ते हैं, कहीं पर सही होता है। जहां अपर वर्ग में अगर जाएंगे, जहां पर रेरिटी है, यानी इंटेलेक्चुअल सर्कल में या व्यवसायी स्तर पे, वहां आसान है, या जर्नलिज्म के स्तर पर। लेकिन जहां नीचे मास लेवल पे जाते हैं, वहां सबको अपने साथ में बिठाना जरा मुश्किल होता है। जैसे हमारे यहाँ एमएसएमई का एक वर्ग है, उसके अंदर तरुणों को इंटरेस्ट था, उनको इकट्ठा करके मंथली मीटिंग शुरू की, और मंथली मीटिंग में 50 से जुड़ के लगभग 230 लोग हो गए। उसमें से लगभग 50 लोग सेवा कार्य में लग गए। संघ उनको समझाया, बीच बीच में अच्छे लोगों से मिलवाया, अच्छे भाषण, अच्छे विषय उनको बताए, सेवा कैसे लोग कर रहे हैं वो बताया। एक साल में तो बहुत हो गया, हमको बता करना क्या है।
कुछ लोग उसमें अलग अलग विषय में जुड़ गए, 70% सेवा कार्य में जुड़ गए। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भी बंबई से जाके काम करते हैं, कोई आसपास काम करते हैं, तो काम में लग जाते हैं। लेकिन किसी का व्यक्तित्व तो बदलना, उसको बोलना नहीं तो ये क्यों कर रहा है, ये करिए, कभी संघ ने किया नहीं, करेगा भी नहीं। और आपने दूसरा प्रश्न किया था कि प्रेशर आता है। जैसे मैंने कहा कि बैठक के अंदर तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये कोई बीजेपी से इस संगठन का लेना देना है। और ये मैं बचपन से देख रहा हूँ कि विषय हो गया, पूरा हो गया, बैठक के बाद में थोड़ी चर्चा हुई तो हुई, हंसी खेल में हो गया, ये हो गया जी, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, गलत हो गया, वो बातें होती है, लेकिन उससे काम पे असर नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने कहा, क्योंकि हर चीज के लिए संघ पे उंगली उठाई जाती है, बीजेपी के दोष के लिए भी संघ पे उंगली उठाई जाती है, तो कार्यकर्ता को परेशानी थोड़ी बहुत होती है। लेकिन कार्यकर्ता समझता है, और इसके कारण अगर आप कहीं अलग से कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और नेचुरली मैं आपको बड़ा मजेदार उदाहरण बताता हूँ। जिस समय 1977 के बाद ये राज आया था जनता पार्टी वगैरह वगैरह का, बड़ा मनोरंजक उदाहरण है। तो रज्जू भैया ने गीत लिखा, रज्जू भैया ने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह बाद में आगे जाके सरसंघ चालक बने, उस समय नहीं थे। उन्होंने एक गीत लिखा, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। मेरी किताब में उसका जिक्र है, मेरी किताब अगर नहीं आप देखेंगे तो वो पूरा गीत था कि किस प्रकार से हमें काम करते जाना है, ये सत्ता से कुछ नहीं होता। उन्होंने सोच के बोला होगा, बहुत बड़े चिंतक थे। तो एक बार एक वर्ग में गए तो वहां कुछ लोग गा रहे थे, पथ का अंतिम लक्ष्य ही है सिंहासन चढ़ते जाना। तो उनको रज्जू भाई ने समझाया, भैया ऐसा नहीं है, अर्थ का अनर्थ मत करो, सत्ता पे जाने से कुछ नहीं होता, अपने को समाज को परिवर्तित करना। और ये तो डॉक्टर हेडगेवार के समय से था कि समाज को परिवर्तित करना है। तो ऐसा कोई गलतफहमी होती है, उसको हमारे लोग समय समय पर दूर करते हैं, लेकिन जिसको अधिक इच्छा होती है वो पॉलिटिक्स में जाता है। उसको हम तो कोई भेजते नहीं। अगर कोई वार्ड लेवल पे, शाखा लेवल पे लगता है इससे कुछ नहीं होगा, मुझे बीजेपी में जाके, जनसंघ में पहले जाते थे, वो काम करते थे। मैं अपने कई ऐसे एमपीज को जानता हूँ जो उस समय शाखा के थे, लेकिन उनको लग रहा कुछ नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में जाना। उस समय जनसंघ बीजेपी की 0 वैल्यू थी, इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन टू योर लाइफ। लोग गए और उन्होंने बहुत मेहनत से काम की, जेल में भी गए, बिना किसी सत्ता के लालच के लड़ते भी रहे। उस समय राजनीति में जाना ये भी एक समाज का ही भाग, ड्यूटी मान के लोग जाते थे। और ऐसे लोग बहुत संख्या में संघ से निकल के जनसंघ वगैरह में गए थे उस समय। अभी भी नेता बने हैं, लेकिन आज तो हम कैसे सत्ता के लालच में लोग जाते हैं। उस समय सत्ता का दूर दूर तक कोई पता नहीं था, तो इसके कारण ऐसे लोग जाते हैं, उनको रोकते भी नहीं है। तो लेकिन जो गया उसको बाद में संघ की जिम्मेदारी कभी नहीं मिलती कि संघ का जो अधिकारी है वो जा नहीं सकता पॉलिटिक्स में, और जो पॉलिटिक्स में उसको संघ का कभी जिम्मेदारी मिलती जी। लेकिन तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का और आरएसएस का, जो आपने बोला कि दोनों को एक ही समान देखा जाने लगा आज की तारीख में, उसके कारण संघ के कार्य को नुकसान हो रहा है? जैसे कि अगर संघ को माना जाता है कि तो बीजेपी के लिए ही काम करेगा, ऐसी धारणा है कि संघ बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, तो क्या आपको लगता है उसके कारण संघ का जो कार्य है, मान लीजिए विपक्ष के क्षेत्र में या ऐसे पंजाब जैसे क्षेत्र में, क्या उस पर नुकसान हो रहा है? नहीं, मैं नहीं मानता। ये देखिए, ये तो केवल सोशल मीडिया लेवल पे ज्यादा शोर शराबा होता है। वास्तव में सामाजिक जीवन में हम घूमते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं। लोग जरूर कहते हैं जी बीजेपी क्या कर रहा है, हम समझाते हैं क्या हो रहा है, लोग समझ जाते हैं कि हाँ भी अपना काम कर रहे हैं। अपेक्षा जरूर है, उससे संघ के काम का नुकसान होता नहीं। परसेप्शन जो मीडिया में किया जाता है उसका थोड़ा बहुत लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन वास्तव में काम पे फर्क नहीं पड़ता और लोग अपना काम करते रहते हैं। एक थोड़े मैं कहूँगा तो ये उसकी भाव है। और आगे तो जैसे मैंने कहा कि जबरदस्ती लोग जोड़ते हैं। अभी उनको लगता है कि भाई अगर बीजेपी को तोड़ना है तो संघ को कमजोर करना चाहिए, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। संजय गांधी ने इमरजेंसी में शाखा चलानी शुरू की थी जब संघ बैन हुआ था। उसको लगा बड़ा आसान है, मैदान में जाके खेलना ही तो है, लेकिन उसके पीछे के भाव वो समझ नहीं पाया, वो बंद हो गया। संघ बिना शाखा के भी चलता रहा। और 1977 के बाद में जिताने में जनता पार्टी का भी साथ दिया। लोग तो कहते हैं इंदिरा गांधी को संघ ने जिताया 1980 के अंदर। लोग ये भी कहते हैं कि राजीव गांधी को संघ ने जिताया। संघ के कार्यकर्ता अब हर पार्टी में मौजूद है। गोवा का तो चीफ मिनिस्टर बना था, वो चीफ मिनिस्टर बना ही बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में गया, चीफ मिनिस्टर बना। मधु कोड़ा बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में वहां का चीफ मिनिस्टर बना। और ऐसे कई संगठनों में, शंकर सिंह वाघेला गुजरात का इतनी देर बागडोर संभाली, हार्ड कोर स्वयंसेवक। तो ऐसा नहीं कि संघ ने बीजेपी की गारंटी ली है, लोगों ने गारंटी ले ली कि संघ के लोग और कहीं नहीं जा सकते। तो जो राजनीतिक छुआछूत है वो बाकी लोग मानते हैं, संघ नहीं मानता। क्योंकि संघ तो जो भी अच्छा काम करता है उसको बढ़ावा देता है। राम मनोहर लोहिया जब पहली बार इलेक्शन में खड़े हुए थे तो उनको ब्रह्मचारी जी ने, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने कहा कि तुम वहां पर रज्जू करके, राजेंद्र सिंह करके प्रोफेसर, उसको मिले, वो तुम्हारी मदद करेगा। और राजेंद्र सिंह उस समय विभाग प्रचारक थे शायद,
उन्होंने कहा, लोहिया ने कहा मदद करोगे? बोले हम तो अच्छे आदमी मदद करते हैं। उस समय उनकी मदद की। अगले बाई इलेक्शन में तीनों अपोजिशन लीडर्स में केवल एक दीनदयाल उपाध्याय थे, कृपलानी जी थे, लोहिया जी थे, संघ वालों ने उनके लिए भी काम किया। संघ सबके साथ में चलने को तैयार है, बाकी लोगों को प्रॉब्लम। जनता पार्टी में सारा काम संघ ने किया जनता पार्टी को आने के बाद, लेकिन जनता पार्टी तोड़ने के लिए कोई सोशलिस्ट पार्टी ने संघ का नाम लेके बीजेपी जनसंघ के एलिमेंट्स को बाहर किया। हुआ ऐसा है कि संगठित शक्ति एक समाज के लिए अच्छी शक्ति ऐसा ना मानते हुए क्योटिक एनार्किक पॉलिटिक्स चलाना, ये जिनको पसंद है उनको संघ से परहेज है, और जिनको हिंदू धर्म और हिंदुत्व से परहेज है उनको संघ से दर्द है। लेकिन वो भी लोग जाते हैं तो उनको आप बाकी पार्टी में स्वीकार करते हैं, पहले नहीं करती थी। तो संघ का आदमी कहीं भी काम करने को तैयार है। समस्या बाकी लोगों को आती है, और जिन्होंने साथ में काम किया उनको फायदा भी हुआ, चाहे वो कहीं का भी इलेक्शन रहा हो, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। स्वयंसेवक के मन में जाता है वो करता है, स्वयंसेवक को ऊपर से कोई बोलेगा इसलिए काम करेगा ऐसा नहीं है। मैं ऐसे अनुभव जानता हूँ कि लोकल एमपी एमएलए वहां के स्वयंसेवक को पसंद नहीं था, उसने काम नहीं किया था, साथ नहीं था, वहां कहने के बाद भी कार्यकर्ता बाहर नहीं निकले। मैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी जानता हूँ जहां ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसका कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, वहां के तरुणों ने, जिसमें अधिकतर संघ के लोग थे, रैलियां निकाल के बोला इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, और उसको टिकट नहीं मिला। तो जनता का जो मन होता है, जो स्वयंसेवक का मन वो करता है, एक विद इन द डिसिप्लिन वो करता है। वो जिस तरह से अक्खड़पने से बाकी लोग व्यवहार करते हैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि अंत में सभी स्वयंसेवक बनेंगे या है, ऐसा गुरुजी ने बहुत पहले मंत्र दिया था, आज भी हम मानते हैं। जी। लेकिन आपने एक बात बोली कि आजकल असली हिंदूवाद बहुत जाग रहा है कई जगह पे, कि वो कहते हैं संघ तो हिंदुओं के खिलाफ है। असली नहीं, सारे हिंदू तो असली है, असली नहीं, अल्ट्रा हिंदुत्व एक एक्सट्रीम का। नहीं, वो अपने आप को असली बोलते हैं, और बोलते हैं संघ नकली हिंदू है, और संघ जो है परंपराओं को नहीं मानता, सामाजिक वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, संघ तो जो है मुसलमानों को जोड़ना चाह रहा है, तो संघ तो हिंदू है ही नहीं। ऐसी ऐसी जो नई राजनीति देखने को कम से कम सोशल मीडिया पे जो मिल रही है, अल्ट्रा हिंदुज्म, या अपने आप को तो रियल हिंदू बोलते हैं, उनके हिसाब से बाकी सब तो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, संघ के लोग भी क्रिप्टो क्रिश्चियन होते हैं। तो वो उस बदलाव को या इस फिनोमिना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संघ जो चाहिए वो नहीं करता, इसके ऊपर कोई अगर वाद विवाद करता है, कोई क्रिटिसिज्म करता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेचुरली संघ सब कुछ कर सकता है ऐसा नहीं है। संघ के अंदर हर तरह के व्यक्ति आते हैं और लिमिटेशन में अपने अपने काम करते हैं, और जहां करते हैं सफलता के साथ में पूरा तन मन धन लगा के काम करते हैं, और तन मन धन लगा के काम करते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल बात करते हैं ऐसा नहीं है, केवल वो पैसा देते हैं ऐसा नहीं है, तो पूरा सब कुछ देते हैं, अपना जीवन देते हैं, और उसके साथ काम करते हैं। कमिटमेंट पे कोई शक करे बिल्कुल गलत है। ये अब्राहमिक लोग है कि अगर आप ये XYZ 4 चीजें नहीं करते तो आप हिंदू नहीं है। ये कभी हिंदू विचार था ही नहीं। हिंदू के अंदर तो चारवाक को भी मान्यता है। हिंदुओं के अंदर अलग अलग इतने पंथ निकले कैसे? सैकड़ों पंथ निकले। अगर सैकड़ों पंथ होते हुए उनको हिंदू मानते हैं, सब एक दूसरे का आदर करते हैं, तो नेचुरली जो संघ अपने आप को हिंदू बोलते हैं, संघ के लोग अगर बाकी इसको अलग मानते हैं, तो ये तो फिर हिंदूपना है ही नहीं, ये हिंदूनेस की निशानी नहीं है। दूसरी बात, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था कब से हिंदू का भाग हो गई? वर्ण व्यवस्था जो थी, जिसके कारण गुरुजी को बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन गुरुजी ने कभी भी वर्ण व्यवस्था को सही कहा ही नहीं। मैं परसों पढ़ रहा था करपात्री महाराज के वचनों को लेकर के, उन्होंने कहा ये हिंदू है ही नहीं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था को मानते नहीं। इसका मैं एक्चुअल उदाहरण उनकी जीवनी में है, जब करपात्री जी ने कहा कि आप लोग ऐसा करो, वर्ण व्यवस्था, आप अगर हिंदू कहते हो वर्ण व्यवस्था लागू करो, अपने स्वयं को समझाओ, वर्ण के अनुसार काम करें। तो गुरुजी ने बड़े आदर से कहा कि देखिए, मैं तो केवल इनका मुखिया हूं, मैं तो कर नहीं सकता हूं, ऐसा करें, आपका तो सभी बहुत मानते हैं, आप तो गुरु हैं सबके, आपका पंथ बहुत बड़ा है, आप अपने पंथ में करके देखिए, सफल होगा तो अपने लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। करपात्री जी नाराज होकर चले गए। लेकिन क्या हम मानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था ओरिजिनल थी वो उस समय जब ठीक थी, आज जो डिस्टॉर्टेड वर्ण व्यवस्था वो सही है? हिंदू समाज में कब हमने जो चीजें काल बाह्य हो गई, या जो चीजें आज सही नहीं ठहरती, उसको अपनाना कब हिंदू ने किया? हिंदू में भक्ति जो आंदोलन चला था 15वीं शताब्दी के आसपास, वो किसका रिबेलियन था? गुरु नानक जी किसका रिबेलियन थे? बुद्ध कौन थे? महावीर कौन थे? हमारे यहाँ समय समय पर जो उचित व्यवस्था बदलनी होती है बदलते हैं, लेकिन मूल भाव जो है हिंदू धर्म का वो तो कहीं जाता नहीं, हिंदूपना जाता नहीं, चाहे वो संघ का स्वयंसेवक हो चाहे ना हो। लेकिन जातीय संघ की आइडेंटिफिकेशन है, फलाना XYZ पूजा संघ की आइडेंटिफिकेशन, ऐसा नहीं है। गुरुजी खुद पूरे कर्मकांड करते थे, सब कुछ करते थे, क्योंकि साधु रहे थे, वो साधु होने से साधु जीवन छोड़ के आए थे, और जो किसी को कहते नहीं थे लोग करते थे। लेकिन ये हमारी निशानी, आप हिंदू है तब पूरे कर्मकांड करेंगे, आप यज्ञ करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, ऐसा तो कोई हिंदू में लिखा नहीं है।
हिंदू हर हर परंपरा का आदर करना, जो जिस परंपरा में उसमें काम करे। संघ में हर जाति के, हर पंथ के लोग आते हैं, हर के लिए व्यवस्था है। कैंप में जाओ भाई, आपकी एकादशी है क्या, एकादशी के लिए पूछा जाता है, अलग से खाने का प्रबंध किया जाता है। जहां पर रिलीफ कैंप होते हैं, अगर कोई मुसलमान फंसा है तो उसको कहते हैं भाई आपका रोजा तो नहीं है तो उसकी व्यवस्था की जाती है। तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हिंदू, सारा हिंदू गलत है, सारे पंथ, सारे हमारे किताबें गलत है, हमारा ज्ञान गलत है। संघ नहीं कहता ना। आर्य समाज ने कहा था कि हम केवल हवन करेंगे, बाकी कुछ नहीं मांगे, तो आर्य समाज हिंदू नहीं रहे क्या? आदर भाव से हिंदू रहे। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि पंजाब में पहले आर्य समाजी और सिख आते नहीं थे शाखा में। 1942-43 की बात करता हूँ। वो कहने लगा तुम तो भगवादज की पूजा करते, तो मूर्ति पूजा है, हम नहीं आएंगे। तो वो मनाते रहे। माधव राव मूले जो बाद में सरकार बने, उनको कहानियां सुनाते रहे हिंदू गौरव की, सिख पंथ की और आर्य समाज की। और वो आते थे, प्रार्थना के पहले निकल जाते थे। धीरे 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 संघ के अंदर सिखों की बड़ी संख्या, कार्यकर्ताओं की संख्या, आर्य समाजी बड़ी संख्या में आए ना। हम समझाते हैं, लेकिन हम किसी का निरादर, किसी व्यवस्था का, किसी परंपरा का नहीं करते। संघ एकमात्र ऐसा हिंदू संगठन है जो परम वैभव की बात करता है, किसी मुक्ति की बात नहीं करता। हम कहते हैं कर्मयोगी है, कर्म के साथ जो फल मिलेगा मिलेगा, कर्म आपका करना काम है। तो कर्मयोग भी तो गीता का भाग है ना, तो गीता को हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद में आप यही कांड करोगे तो हम कोई पंथ तो नहीं है ना, संघ कोई पंथ नहीं चला रहा। परम वैभव समाज को लेके जाना है, उसके लिए सबको इकट्ठा करना है, हर विचारों को इकट्ठा करना है। जिस दिन हम अब्राहमिक रिलीजन की तरह टुकड़ों टुकड़ों में सोचने लग गए तो हिंदूपना तो समाप्त हो गया। तो फिर हिंदू समाज रहा क्या? हिंदू समाज को जोड़ना है, उनके कॉमन थ्रेड्स को कॉमन लाना है, और जो जिस प्रकार से अपनी अर्चना करता है उसकी इज्जत करनी है, जो हमारा मूल भाव है। इसलिए इस प्रकार से सोचना गलत है। जी, आपने कहा हिंदू समाज को साथ लाना है, वो संघ काफी हद तक जो है सफल हुआ है या होते हुए दिख रहा है। लेकिन आपका जो मुस्लिम आउटरीच है, जो संघ ने काफी मेहनत की है और हमेशा करता रहा है, क्या वो फेल हो चुका है? उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता। और जो मुस्लिम आए भी हैं, उसका क्रिटिसिज्म ये होता है कि सिर्फ जो अशरफ कम्युनिटी के हैं वही आ रहे हैं। जो पसमानदा मुसलमान हैं भारत के, वो तो सब बोलते हैं कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो संघ का है वो तो सिर्फ अशरफ मोर्चा है। तो क्या आरएसएस वहां पे सफल नहीं हो पा रहा है आम जनमानस? इंटरेस्टिंगली आज एक बहस है जयपुर डायलॉग्स पे, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और पसमानदा मुस्लिम की। और आपका वीडियो कब रिलीज होगा पता नहीं, लेकिन आज यानी आज जो भी तारीख है उस दिन, आज की तारीख पे ये बहस होने वाली है, जिसके लिए मैंने ही कहा था कि आप बहस कराइए ना, आमने सामने लाइए, तो इसमें कुछ स्पष्टता आपको भी आएगी। पहली बात, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी सभी मुसलमान वर्गों के लिए काम करता है। उसमें शिया भी है, सुन्नी भी है, हर तरह के मुसलमान है। और ऐसा मुसलमान वर्ग को एक जगह लाना आसान नहीं है। जिन्होंने मुस्लिम समाज को देखा है और जो ये देखकर संघ को गालियां देते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हिंदू मुसलमान 72 फिरके हैं, उनकी अपनी अपनी मस्जिदें हैं, एक दूसरे की मस्जिद में जाते नहीं, एक दूसरे को मारते हैं। उनको एक जगह लाना इज नॉट अ जोक, पहली बात। दूसरी बात, संघ आउट ऑफ वे जाके किसी को गले लगाता नहीं है, संघ आउट ऑफ वे जाके किसी को खींचता नहीं है, प्रेम से मिलता है। जो करना है आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मुस्लिम आउटरीच किसने शुरू की सबसे पहले प्रॉपरली, एग्रेसिवली? सुदर्शन जी। सुदर्शन जी सबसे कट्टर, सबसे एग्रेसिव हिंदुत्ववादी माने जाते हैं। और ये कहा जाता है कि वो जनसंघ और बीजेपी के अंदर जो सारा ये बातें करने वाले सुदर्शन जी, जिन्होंने विचारों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो मुल्लाओं मौलवियों को मिले भी, उनको स्पष्ट रूप से क्या कुरान में लिखा है, क्या हदीस में लिखा है, वो बताते थे। और मौलाना आश्चर्य करते थे कि सुदर्शन जी के अंदर स्टडी कहाँ है। उन्होंने स्टडी करके मिलना शुरू किया और खुले मन से चर्चा की। कभी ये नहीं कहा कि आप ये कर लो तो हम आपको मान जाएंगे, आप ऐसा क्यों नहीं करते, हम आपके लिए करेंगे, कभी नहीं कहा। खुल के चर्चा की। खुले चर्चा करने के बाद में जिनको लगा कि संघ के साथ मिलना चाहिए, कोई नुकसान है, संघ को मिलते रहे। और उनकी प्रेरणा से उस समय के बाद में इंदिरेश जी ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को सपोर्ट किया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कई सभाएं हुई, कई मीटिंग्स हुई, कई तरह के नाम सोचे गए। वो 6, 7 बार में जाके उनका नाम निश्चित हुआ। मेरी जो किताब है आरएसएस इवोल्यूशन, उसके अंदर उसका काफी डिस्क्रिप्शन है। तो उसमें केवल वही उसमें इन्वॉल्व थे, बाकी संघ उसके पीछे इन्वॉल्व नहीं था। संघ के उसके पहले भी प्रचारक भी मुसलमान थे, कार्यकर्ता भी मुसलमान थे। और अगर संघ की शाखा छोड़ भी दे तो संघ से जुड़े हुए, ओपनली जो संघ से जुड़े हुए संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जनसंघ है, वनवासी कल्याण आश्रम है, जितने भी सामाजिक संगठन है उसके अंदर मुसलमान है ना। तो मुसलमानों को उनको प्यार से थपथपा के लाया गया, ना उनको धक्के मार के निकाला गया। जिनको लगा इनके साथ काम करना चाहिए, हम भी राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रीय हैं, वो आए, वो काम कर रहे थे। ऐसे कुछ लोगों को लगा कि मुस्लिम समाज में भी ऐसे काम करने की आवश्यकता है, उन्होंने काम शुरू किया। उसके अंदर संघों की ताकत लगा रहा है, उनको अलग से जाके मदद कर रहा है, बिल्कुल नहीं है। संघ एमआरएम को अपने किसी कार्यक्रम में बुलाता भी नहीं,
संघ का एलाइड संगठन भी कहलाता नहीं, एकमात्र इंदेश जी उनको प्रेरणा देते हैं, बाकी कोई संघ से उनका लेना देना नहीं है, क्योंकि वैसे ही वो बनना है, उनको अपना काम करना, उनको समाज, मुस्लिम समाज में संगठन खड़ा करना है। और आश्चर्य की बात देखिए, उन लोगों ने मिलकर 10 लाख सिग्नेचर निकाले काउ प्रोटेक्शन के लिए, क्या कभी ने उनकी प्रशंसा की? आप एमआरएम को गालियां देते हैं पब्लिक मीटिंग में, कहते हैं कि लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और ये इनको संघ क्यों साथ में लेके चल रहा है। ऐसे अच्छे मुसलमानों को क्या आप फेंक देंगे? क्या आप उनकी शक्ति बढ़ाएंगे? और अगर ऐसे मुसलमान ट्रिपल तलाक के साथ, ट्रिपल तलाक हटाने के साथ में खड़े रहते हैं, समाज सुधार के साथ में खड़े रहते हैं, आपको आश्चर्य होगा, मैं एक एमआरएम के व्यक्ति को पूछ रहा था, उसने कहा हमने यहाँ रोजे के समय में हम सबको पौधे देते हैं कि अपने घर में पौधे लगाओ, आपके लिए अच्छे हैं, तुलसी भी देते हैं। और समाज सुधार के लिए प्रयत्न होता है। जिस मुस्लिम समाज की आप बात कर रहे हैं, जो मौलवियों के कब्जे में है, जिसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेवारी सेक्युलर लोगों की है, वहां काम करना आसान नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, मैं हंसी मजाक में बात कर रहा था, एबीपी का कार्यकर्ता था, मैरम का काम करता था। मैंने बोला भाई कुछ पर्सनल अनुभव? बोलता मेरी सगाई हुई थी, मैं गया उनके घर, मेरे ससुर ने कहा कि उसामा बड़ा अच्छा है, उसामा बिन लादेन बहुत बढ़िया है, ये वो सब। तो मैंने कहा ससुर जी इतना अच्छा, तो उसको भारत में बुलाते हैं, मालाएं पहनाते हैं। उन होने वाले ससुर जी नाराज हो गए, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तो जहां रोटी बेटी के संबंध के अंदर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर उसमें वापस एक फिरके के अंदर आप संबंध बनाना चाहते हो, उसके अंदर काम करना। So rather than appreciating people who want to be part of the mainstream, who want to join others to mainstream and also reform the society, they who are working for reform of even education in Muslim समाज, तो उसको हम हटकाते रहें, ये तो उचित नहीं है ना। तो इसको सफल असफल कहने में संघ ने सोचा नहीं। संघ अगर आप कह सकते तो 1950 में संघ असफल है, आप 1975 में कह सकते संघ असफल है, जनता पार्टी जीत गई तो संघ सफल हो गया, उसके बाद संघ कम हो गया। समाज को जोड़ के रिफॉर्म करना इज नॉट अ सिंपल जॉब। जिन्होंने किया वो गुरुओं के जाने का समाज वापस पीछे आ गया। संघ एकमात्र है जिनके संचालक आए गए, कार्यकर्ता आए गए, लेकिन ध्येय क्लियर होने के कारण लोग जुड़ते रहे और काम बढ़ता रहा। जब एक क्लैरिटी होती है देन टाइम इज नॉट ऑफ रियल वैल्यू कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में 1,00,000 लोग हैं, 2,00,000 लोग हैं, वो कितने लोगों के लिए काम करें, दैट इज नॉट द इशू। आई डोंट नो मेनी एमआरएम पीपल, आई नॉट वर्क विद देम। एक बार उन्होंने ईद पे बुलाया था, गया मैंने देखा कि बेचारे थोड़े से लोग हैं, काम कर रहे हैं, बट यू शुड अप्रिशिएट। संघ ने जब शाखा शुरू की थी, 5-10 लोगों को लेकर मैदान में डॉक्टर जी खेल रहे थे, लोग मजाक उड़ाते थे। जब उनकी 100 शाखा है, लोगों ने बोला ये तो बहुत कुछ करता है, डॉक्टर जी संघ क्या करेगा? डॉक्टर जी बोला संघ कुछ नहीं करेगा, संघ सब कुछ करेगा। उस समय जब उन्होंने कहा कौन मूर्ख कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, डॉक्टर जी खड़े होकर बोले मैं केशव बढ़िया अम्बेडकर बोलता हूँ ये हिंदू राष्ट्र है। और जब अछूत बना के संघ को कोनों में रखा था और इतना उसको तंग किया गया, उस समय उसके बाद भी संघ फाइनली समाज एक साथ आया। तो वी हैव टू वर्क विद पॉजिटिविटी। जो अच्छा काम करना चाहे उसको करने दें। एक पर्टिकुलर विचार पे लेके जो कहते हैं कि भाई एमआरएम कुछ नहीं हो सकता, मुसलमानों से बात भी मत करो, क्या आप ये सारे मुसलमानों को अरबी समुद्र में फेंकना चाहते हो? क्या आप उनसे लड़ाइयां करना चाहते हो? आखिर में कोई ना कोई उपाय तो निकलेगा जो समाज इकट्ठा रहेगा। आप शक्तिशाली होंगे तो दूसरा समाज आपके साथ रहेगा। हिंदू समाज शक्तिशाली होगा तो बाकी समाज कहेंगे हम भी हम आपके साथ रहेंगे। जी, ये हमारी सोच होनी चाहिए। लेकिन ये सोच के नहीं है तो बेकार है, इनसे बात करना भी बेकार है, तो मजाक उड़ाना। कभी भी उसका डेडलाइन नहीं था। जब सुदर्शन जी ने चर्चा शुरू की, पादरियों के साथ भी चर्चा उस समय शुरू की, आज तो संघ का हुआ क्या उसमें शुरू? नहीं हुआ। लेकिन विचारों का आदान प्रदान करेंगे कि नहीं? संघ ने कभी संवाद बंद नहीं किया, कभी दीवारें खड़ी नहीं की। इसके कारण कांग्रेस भी संघ के स्वयंसेवक बने, कांग्रेस भी उस मंच पे आए, कम्युनिस्ट संघी बन गया। प्रोफेसर बोकारे इतने बड़े कम्युनिस्ट सिद्धांत, उन्होंने हिंदू इकोनॉमिक्स में किताब लिख डाली केवल दत्तोपंथ से संबंध होने के कारण। तो समाज के हर व्यक्ति को इज्जत देना, उसको स्थान देना, उसका सुनना, आपने सुना ना, सुनेंगे तो सुनेंगे। डॉक्टर जय अमित रोईकर कम्युनिस्ट जी, वो हर महीने इकट्ठे से मिलकर चाय पीते थे। उसको मजाक में कहते थे कि तेरी चप्पल बाहर रख, चाय के लिए तेरा स्वागत है, तेरे विचारों के लिए मेरा स्वागत। चर्चा करते थे जी। यह सोच होगी तो समाज जुड़ेगा। और जो भी इस प्रकार का समाज है, चाहे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जब उसको पता चलेगा कि हिंदू समाज संगठित है और ये भलाई कर रहा है, आज तक हमारा कोई नुकसान किया नहीं, वो पास में आएगा, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। ये अगर पॉजिटिविटी है तो सब समाज जुड़ेगा। अगर हम ये इस प्रकार के नेगेटिविटी लेके चलेंगे कि ये जातिवाद नहीं मानते, पंथ नहीं मानते, ये हवन नहीं करते, ये जनेऊ नहीं पहनते, इसके लिए हिंदू नहीं है, ये विचार से हिंदू का भला नहीं, पहले भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं हुआ जी। उस समय गुरु नानक ने कहा जनेऊ नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने 5 कक्के दिए, खालसा ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने दी।
लेकिन समाज को सुधारना, उन्होंने जम के क्रिटिसाइज भी किया, साथ में भी लिया। बड़े किस्से हैं उनके, मैंने किताब भी लिखी है, आप भी जानते हैं गुरु नानक के किस्से। तो किसी ने उनको बाहर नहीं किया, वही हिंदू थे, उनके संगत में जाते थे, वही हिंदू सिख भी बने। तो अगर उस समय हड़हड़ करते तो कोई उस समय सिख समाज क्या बनता? तो ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज था जिसके अंदर हिंदू लगातार कई उसमें से सिख बने, लड़ाई में गए, खालसा बने, तो आज अगर कोई कहता है नहीं है तो इसी विचार के कारण दूर होता है ना। तो हमें कॉमन पॉइंट ढूंढने हैं, हमें कोई दूर करने वाले पॉइंट, वो कम्युनिस्ट व्यू है कि फॉल्ट लाइन ढूंढो, उसको तोड़ो, उसको हमला करो। संघ का विचार है कि फॉल्ट लाइन नहीं, एकता के सूत्र देखो और उनको जोड़ो। जी, सो बेसिकली देयर आर मोर थिंग्स व्हिच यूनाइट अस देन डिवाइड अस। लेकिन मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है रत्न जी की अगर हम अभी जो संगठन में परिवर्तन हुए हैं संघ के, नए लोगों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं और ऐसा है कि संगठन के हिसाब से युवा लोग थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण पदों पे आए हैं, जो जनरेशनल चेंज है बेसिकली, तो शॉर्ट टर्म एजेंडा संघ का क्या रहेगा और इस पूरी शताब्दी के लिए 21st सेंचुरी के लिए विजन क्या है? देखिए, कई प्रचारक ऐसे कहते सुने गए हैं, मैंने भी ऐसे भौतिक सुने हैं, और डॉक्टर जी ने भी कहा था कि हम वर्षगांठ मनाना नहीं चाहते। उनका समय से बहुत ही शॉर्ट टर्म था, उनको था कि 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होगी, हम हिंदू संगठित होंगे, लड़ेंगे और अंग्रेजों से हम आजादी ले लेंगे, उनका लक्ष्य था। उसके बाद में भी कई प्रचारकों का अलग समय क्या कि हमें संघ के कोई जन्मदिन मनाने नहीं है। और अब जो मैंने 2-4 साल पहले सुना था कि भाई संघ को 100 साल पूरे नहीं करने हैं, संघ उसके पहले संघ का काम समाप्त तो होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि 2025 तक हर गांव में संघ जाना चाहिए। आप संघ के रेजोल्यूशन देखेंगे पिछले 1-2, उसमें भी यही स्पष्टता की गई है कि गांव-गांव तक संघ का काम, शाखा का काम पहुंचे, या शाखा टाइप का काम पहुंचे, मासिक, साप्ताहिक जो भी हो, क्योंकि संघ को पता है कि अल्टीमेटली अगर कार्यकर्ता बनेंगे, समाज जुड़ेगा तो सारे काम बनेंगे, सारी संस्थाएं बनेंगी। हम जब छोटे थे हमको कहा जाता है कि संघ पावर हाउस है और इसके पावर से बाकी सभी संगठन समाज में अलग-अलग काम करते हैं। तो लक्ष्य वही है, और उसके अंदर जैसे मैंने कहा बदलते समाज के साथ नए-नए आयाम जुड़े हैं, काम करने के तरीके जुड़े हैं। महिलाओं का बहुत बड़ा सर्वे हुआ, आप जानते होंगे, दिल्ली में उसका रिलीज हुआ था, जिसके अंदर कुछ 43,000 महिलाओं का सर्वे किया जो राष्ट्रीय सेविका समिति और स्त्री शक्ति वगैरह ने मिलकर गया। उस डेटा के जोर पर ये देखा कि महिलाओं के लिए क्या करने की आवश्यकता है, और मोहन जी भागवत ने स्वयं उसका उद्घाटन, उस किताब का रिलीज किया था, उसको गवर्नमेंट को भी दिया कि इस प्रकार से महिला उत्थान के लिए काम किया जा सकता है। और उस समय मोहन जी ने ये कहा था कि महिलाओं को कुछ फ्री करने का फेवर मत करो, महिलाएं जो करते हैं उनको करने दो, उनको गाइड करने की आवश्यकता नहीं, आप उनको जो करना है करने दो, अपने आप करेंगी। देयर इज नो फेवर आस्क्ड, नो फेवर सॉट। इसी प्रकार पहली बार संघ के इतिहास में 1 साल पहले 18 लाख तरुणों का सर्वे हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सर्वे हुआ, जिसके अंदर सबसे पूछा कि आपको किस काम में रुचि है, क्या काम आप करना चाहोगे, और उस काम के अनुसार आगे जाके डेटा का एनालिसिस हुआ। और डेटा एनालिसिस के बाद ये कहा गया कि हम जिसको जिसमें रुचि है उस प्रकार से उनकी एक ट्रेनिंग की व्यवस्था रखेंगे। किसी को फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटलिज्म में काम करना, उसकी अलग ट्रेनिंग होगी, जिसको अगर रूरल डेवलपमेंट में काम करना, उसकी अलग ट्रेनिंग होगी। इस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी और उनको काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब ये जो अप्रोच है कि डेटा बेस्ड डिसीजन और डेटा बेस्ड डिसीजन हाउ टू गो अबाउट इट, कार्यकर्ता क्या करना चाहता है, पहले कभी नहीं हुआ था। एक नॉवल एक्सपेरिमेंट है, तो जिसके अंदर केवल मेरा ख्याल है 20 साल से 45 साल के तरुणों से प्रश्न किया गया, और ये भी लोगों को आश्चर्य होगा कि 40% लोग इसी वय ग्रुप के संघ में आते हैं। और तो उनको जब कहा गया, उन्होंने सर्वे किया, उसके ऊपर काम हुआ, तो उसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग होगी, यानी शाखा की ट्रेनिंग वाला सब जगह काम कर सकता है। ये एक विचार कभी था कि जहां जाएगा शाखा की ट्रेनिंग सब कुछ कर लेगा, कर भी रहा था, लेकिन स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना और उसको एक छोटा मार्ग निकाल के काम में लगाना, ये भी शुरू हुआ है। तो एक तरफ नए नए तरीके से लोगों को काम देना, और दूसरी तरफ शाखा घर घर पहुंचाना, गांव गांव तो पहुंचाना है। इमीडिएट तो विजन है 2025 तक का है, उसके आगे तो समाज के अंदर संघ समाज आता है, समाज संघ एक हो जाता है। ये अपेक्षा अगर करते हैं तो अपेक्षा होगी, अगर समाज एक बार संगठित होता है और उससे इतना संगठित होकर सभी उसके साथ लेने को चाहते हैं, उसके साथ चलने को तैयार है समाज के साथ, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कम्युनिस्ट हो, तो नेचुरली बाद में उसकी आवश्यकता रहती नहीं है। मैंने इमरजेंसी के समय बापूराव मोगे फर्स्ट जनरेशन प्रचारक थे, उनको पूछा था कि संघ तो केवल भारत में, और कहीं संघ जैसी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं दुनिया भर में। हम तरुण थे, कॉलेज जाते थे, परेशान होते थे, शाम के समय लोग मस्ती करते, हम शाखा में जाते हैं।
तो कहने लगे कि बाकी देशों में ये संस्कार और ये मॉरल वैल्यूज और डिसिप्लिन ये स्कूलों में सिखाया जाता है, इतिहास सिखाया जाता है और वैल्यू सिस्टम सिखाया जाता है, इसलिए वहां शाखा जैसी संस्था की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता, इसलिए संघ की जरूरत है। जिस दिन शिक्षा पद्धति में सब बातें आगे, उस दिन संघ की जरूरत नहीं रहेगी। ये कौन कहने वाला? संघ के पहले पीढ़ी के प्रचारक, जिन्होंने रज्जू भैया को शाखा में लाया और जिन्होंने उनको निर्मित किया। तो ये संघ की बेसिक सोच है कि समाज के अंदर संस्कार जोड़ना, वो जब तक जरूरत रहेगी होगा। जिस दिन समाज इस प्रकार हो गया तो संघ हो सकता है, कल को संघ ना हो। यानी जो कम्युनिस्ट कहा करते हैं कि वो इट विल मर्ज विद द सोसाइटी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन 2025 तक का डेफिनेटली लक्ष्य क्लियर है, उसके बारे में कोई शंका नहीं है कि घर घर पहुंचना है और समाज के हर कोने तक पहुंचना है। उस दिशा में काम हो रहा है जी। और वो कभी भी किसी पार्टी कौन सत्ता में, उसके ऊपर कभी काम इस पर निर्भर भी नहीं किया, आगे भी नहीं करेगा। और जिसको साथ में आना आएगा, दूसरा अपने आप जुड़ेगा। ये सोच है, सबको साथ में लेकर चलना है। जी, ये इम्पोर्टेंट बात आपने बोली कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो होता है काम करने का, उसकी बहुत आवश्यकता है और इसीलिए संघ सक्सेसफुल है। लेकिन रत्न जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और इतनी डिटेल में इन बातों पे चर्चा की, क्योंकि धन्यवाद। चर्चा का ऐसे विषय लिए जनरली ये नहीं जाते, पर्दे के पीछे से टोका जाता है। आपने खुल के विषय ला, मैंने खुल के बोला। होपफुली लोगों को अच्छा है बुरा जो भी लगना होगा, कम से कम स्पष्टता में कमी नहीं है मेरी तरफ से। जी जी जी, ये मैं बोलने वाला था कि संघ पे जब भी बात होती तो हाइपर बातें होती हैं, एक चर्चा नहीं होती है, लेकिन आपने ये चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑडियंस से भी मैं कहना चाहूंगा कि रत्न जी ने भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, उसको भी सब्सक्राइब करें और उसको भी देखें। धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस, आपने धन्यवाद इतना समय दिया। और प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और पुनः मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।